नमस्कार, मैं हूँ रघुवंशी विवेक सिंह और मैं आज आपके समक्ष टैरो के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। डूज एंड डोंट्स ऑफ रीडिंग राइटर वेट टैरो कार्ड्स। किसी भी टैरो कार्ड को पढ़ें तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, ये आज हम जानेंगे। तो चलते हैं आगे, अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। एसेंशियल फाउंडेशंस फॉर एक्यूरेट रीडिंग। अगर हमें सही रीडिंग करनी है, सही सलाह देनी है, तो उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले, क्रिएट सेक्रेट स्पेस। टैरो कार्ड उतना ही पवित्र है जितनी श्रीमद् भगवत गीता, श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, श्री गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल या कुरान उतने ही पवित्र है। इसलिए उसे उतना ही सम्मान, वैसी ही जगह, साफ सुथरी जगह वो सब मिलना चाहिए। चाहे तो उनके आगे धूप दीप भी जलाएं। क्यों? क्योंकि ये हमें जो डिविनिटी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो देवीय शक्तियां हैं, उनके द्वारा जो भी संदेश दिए जाते हैं वो बताती हैं। तो इनके लिए जो जगह है वो साफ सुथरी पवित्र होनी चाहिए। दूसरी, रीडिंग करते समय एक एस्ट्रो काउंसलर को या टैरो काउंसलर को अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, यानी कि अपने को शांत चित्त रखना है। किसी भी प्रकार का जो मानसिक दबाव यदि है, या व्यक्ति थका हुआ है, व्यक्ति को नींद आ रही है, ऐसी स्थिति में कभी भी रीडिंग नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति चुस्त हो, दुरुस्त हो, उसकी सांसें ठीक से चल रही हो, नॉर्मल ब्रीदिंग है और चित्त शांत है, तब रीडिंग करनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो प्रश्न है उसको क्लैरिफाई करो। क्लैरिफाई योर क्वेश्चन। जो प्रश्न है वो बिल्कुल विषय से संबंधित होना चाहिए। इधर उधर की बातें जोड़कर बनाया गया क्वेश्चन ठीक नहीं है, प्रश्न ठीक नहीं है। हम आगे भी जानेंगे किस तरह क्वेश्चन को बनाना है, प्रश्न को किस तरह से रिफाइन करना है, क्योंकि जो पूछने वाला है वो अपने प्रश्न में कई सारी चीजें डाल देता है, लेकिन आंसर एक्चुअली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होता है। और वही अगर हम काउंसलर के नाते उससे समझ जाएं और तब प्रश्न करें तो वो अच्छा होता है और सही रीडिंग आती है। अब जो अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना। कार्ड को देखकर मुझे क्या महसूस हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि जब हम टैरो सीख रहे होते हैं तो हमें उसके कुछ विशेष अर्थ बताए जाते हैं। हर कार्ड से संबंधित कुछ उसके अर्थ होते हैं, उसका एक मैसेज होता है। बिल्कुल सही है, वो है, रूट में तो वही रहेगा, लेकिन प्रश्न के संदर्भ में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, ये आपकी इंट्यूशन पर डिपेंड करेगा, आपकी डेप्थ पर डिपेंड करेगा। मैं आपको एक वो बताता हूं। एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया। एक व्यक्ति काफी समय से बीमार था, तो वो उसने पूछा कि मैं बहुत बीमार हूं, कारण क्या है? उसने ये पूछा। मैंने कार्ड निकाला, कार्ड निकला द लवर्स, वो भी अपराइट सीधा कार्ड। तो उसका एक अर्थ तो ये हो सकता है कि भाई प्रेमिका से कोई अनबन हो गई है, उसकी वजह से कोई दिक्कत है, क्योंकि लवर कार्ड अदरवाइज तो प्रेम की बात करता है। फिर मैंने पूछा कि क्या आपकी शादी हो चुकी है? तो हाँ, मैं तो मैरिड हूं, मेरी तो फैमिली है, ऐसा है वैसा है। तब मैंने प्रश्न किया कि क्या आप अपने मन की बात किसी से नहीं कहते हैं? कहते नहीं, मैं तो सारी बातें अपने मन में ही रखता हूं, अपनी पत्नी, अपने परिवार, किसी से भी बात नहीं करता हूं उनके बारे में।
तब मैंने कहा कि आपकी समस्या का कारण ये है, आप बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि आप अपने अंदर एक प्रेशर जनरेट किए बैठे हैं, क्योंकि आप अपनी बात किसी से कहते नहीं हैं, उसकी वजह से आपके पास नया आइडिया, नया सॉल्यूशन वो आते नहीं हैं। उसने कहा, हाँ, ऐसा तो है कि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। तो मैं कहा कि आप ये करना शुरू कीजिए, कार्ड की एनर्जीज आपको ये सजेस्ट करती है। ट्राई टू बी ओपन विद समवन whom you can confide with। जिस पे भी आपको विश्वास है उससे अपने मन की बातें कहिए, अपने मन के क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको डिस्कस कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि लवर्स कार्ड में बीमारी के बारे में कहीं नहीं आपको बताया होगा, ये आपको अपनी इंट्यूशन से समझना होगा। अब आगे है, अगर कार्ड रिवर्स्ड आ गया तो रिवर्स कार्ड सबसे पहले तो क्या कहता है, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो कार्ड की एनर्जी है वो रिवर्स हो गई है, यानी कि ब्लॉक हो गई है। वो जो भी कन्वे करता है एक स्ट्रेट अपराइट कार्ड, उसका ठीक उलट होने वाला है। तो रिवर्स कार्ड में क्या है, वो ऑब्स्टेकल को बताता है, जो बाधाएं आती हैं उनको बताता है, डिलेड मैनिफेस्टेशन को बताता है, कार्य देरी से होंगे, एनर्जी बाहर की बजाय अंदर की तरफ आ रही है, ये बताता है। तो ये है उसका प्रभाव, ये अगर कार्ड हमारे पास रिवर्स्ड आ जाता है। दूसरा है शेडो एस्पेक्ट, यानी कि हमारे अंदर के छुपे हुए भय, उनको इंडिकेट करता है कि इस कार्ड में, इस कार्ड से संबंधित ये चीजें हैं जो जो इनहिबिशंस हैं आपके, आपको इन चीजों का भय है, यहां पे आप अपने आप को स्वतंत्र अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने आप में एक रेमेडी हो जाता है कि अगर उन चीजों को करना शुरू कर दे आदमी तो ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिवर्स कार्ड है वो शेडो एस्पेक्ट को, जो अंदर का छुपा हुआ भय है, भ्रम है, उसको बताता है। तीसरा है डिफरेंट टाइमिंग। टाइमिंग क्या है कि कार्ड की अपनी एक टाइमिंग होती है अपराइट कार्ड की, अगर वो रिवर्स्ड हो जा रहा है तो यानी कि कार्य उतने समय में नहीं होगा, समय ज्यादा लगेगा। उसका अर्थ क्या है कि चीजें अभी परिपक्व नहीं हुई हैं, मैच्योर नहीं हुई हैं, उसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा। तो ये इंडिकेशन होती है जब हमारे पास कार्ड रिवर्स्ड आता है। उसके बाद जब हम रीडिंग करने लगे हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जरा सा भी प्रेशर दिमाग पे आया तो सीधे कंप्यूटर पे जाते हैं, गूगल करने लग जाते हैं कि इस कार्ड का क्या अर्थ है। वो मत कीजिए, अपने रिलेशनशिप बनाइए कार्ड से, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ये कहां रिलेट हो रहा है, अपनी इनर गाइडेंस को ट्रस्ट कीजिए। जैसा कि वही मैंने बताया कि लवर्स कार्ड के अंदर क्या है, प्रेम की बात है, कुछ छुपाया नहीं गया है, बेयर बॉडीड है, स्वतंत्र है और ऊपर से एक डिवाइन ब्लेसिंग है। लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन आया था उसमें वो पूछा गया कि मैं बीमार हूं, बीमारी में लवर्स कार्ड का क्या मतलब है, लेकिन वही है कि आपको अपनी इनर गाइडेंस को यूज करना है और उसी से अपनी इंट्यूटिव स्ट्रेंथ, सोचने की जो गहन चिंतन की जो शक्ति है, जिससे आपको फिर ऑटोमेटिकली यूनिवर्स एक मैसेज देता है, आइडियाज देता है, जिसको इंट्यूशन कहते हैं, वो बढ़ती है। तो अगर आप दूसरे बाहरी सोर्सेस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी अपनी इंट्यूटिव पावर नहीं होगी, आप डिपेंडेंट रहेंगे। तो इसलिए रीडिंग करते समय तो कभी भी दूसरी चीज को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको उसी पाथ पे ले जाना चाह रहा है जो मैसेज उस समय के लिए आवश्यक है। आर्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन, प्रश्न कैसा होना चाहिए। जो पूछने वाला व्यक्ति है, जो आया है, वो तो किसी भी तरह का प्रश्न करेगा क्योंकि उसने तो एक सॉल्यूशन आपसे मांगना है। लेकिन वो जो सॉल्यूशन है वो
कब सही आएगा? जब आपका क्वेश्चन सही होगा, और वो तब सही होता है जब क्वेश्चन ओपन एंडेड हो। जैसे क्या है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, उसकी बजाय ये पूछा जाए कि मुझे ये काम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें सफलता पाने के लिए क्या चीज आवश्यक है, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट, रादर देन सेइंग यस और नो क्वेश्चन। फिर हाउ कैन आई इम्प्रूव ये पूछें, इसकी बजाय कि विल आई गेट दिस जॉब, विल आई गेट प्रमोशन, ऐसा उसकी बजाय ये पूछें तो बेटर है। व्हाट एनर्जी सराउंड रादर देन डिमांडिंग प्रेडिक्शन। पर एक्चुअली होता यही है कि जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आया है उसको तो प्रिडिक्शन चाहिए, तो वो तो अनुभव के साथ ही आती है। पर फिर भी बेटर क्वेश्चन वही होता है कि किस तरह की ऊर्जाएं इस समय काम कर रही हैं मेरे इर्द गिर्द, जिससे पता लग जाता है कि मेरे लिए चीजें सकारात्मक है या नकारात्मक है। अच्छा, किस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? हेल्थ डायग्नोसिस या मेडिकल एडवाइस, लीगल आउटकम्स, फाइनेंशियल गारंटी, थर्ड पार्टी क्वेश्चन विदाउट कंसेंट एंड टाइम लाइन स्पेसिफिक प्रिडिक्शन, ये अवॉइड किए जाने चाहिए। पर फैक्ट यही है कि दुनिया पूछती भी यही है। तो इसलिए जितनी स्ट्रांग इंट्यूटिव पावर होगी, जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अधिक होगा, उतने अच्छे से हम ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। लेकिन इसमें जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पार्टी क्वेश्चन विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के किसी के बारे में भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप अननेसेसरी तरीके से उस व्यक्ति की ऊर्जाओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो अंततः मुझे तंग करेगी, क्योंकि उसका कंसेंट नहीं था। मेरी मर्जी के बिना मेरे घर में कोई नहीं आ सकता, पर अगर घुस गया तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा और सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल कर दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बिना कंसेंट का तो कोई क्वेश्चन कभी करे ही नहीं। अगर हमारे मन में भी प्रश्न आ रहा है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में ये देखा जाए, तो पहले उससे पूछ लें। आगे चलते हैं। डू ऑनर द प्रैक्टिस एंड अवॉइड रीडिंग अंडर इन्फ्लुएंस, सेक्रेट प्रैक्टिस। हमने शुरू में कहा था कि इसे पवित्र स्थान चाहिए, पूरा सम्मान चाहिए। दूसरा है मेंटल क्लैरिटी। किसी भी तरह के प्रेशर में, किसी भी हबड़ दबड़ में, किसी दबाव में, किसी दुख पीड़ा के अंदर रहते हुए नहीं करना है रीडिंग। रिस्पेक्टफुल, और जो भी स्प्रेड और टेक्निक आती है उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए, पर सम्मान के साथ। सम्मान जरूरी है। रीडिंग एथिक्स एंड बाउंड्रीज, क्या सीमाएं हैं और क्या मानदंड होने चाहिए। कंसेंट इज सेक्रेड, ऑलवेज ऑब्टेन परमिशन बिफोर रीडिंग। अभी मैं जैसे मैंने बोला था, किसी की भी रीडिंग कर रहे हैं उसकी परमिशन, या तो सब प्रश्न सामने से हमसे कोई करेगा तो वो तो कंसेंट है ही, पर अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है या हमारी इच्छा भी हो रही है, तो हमें पहले उससे पूछना है। कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर्स। अब क्या होता है कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे पामिस्ट्री है, चाहे टैरो है, या कोई और भी जो भी ऑकल्ट साइंस है, उसके अंदर क्या है कि आदमी के सीक्रेट्स तो सामने आते ही हैं। तो एज अ काउंसलर हमें पूछने वाले की, क्वेरेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, गोपनीयता है, उसका ध्यान रखना चाहिए, और चीजों को किसी और को नहीं बताना है। नो योर लिमिट्स। Recognize when you refer someone to professional counselors, therapists or medical practitioners instead. हमें एक टैरो रीडर होने के नाते कुछ इंडिकेशन हो सकते हैं कि भाई हाँ, आपको यहाँ मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए या लीगल हेल्प लेनी चाहिए। किससे लेनी चाहिए, कैसी लीगल हेल्प लेनी चाहिए, उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए जब तक कि मामला बहुत ही सादा सही पता हो। आप उनको एक एडवाइस दे सकते हैं कि आपको
मेडिकल हेल्प चाहिए, आपको लीगल हेल्प चाहिए, किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढिए, किसी अच्छे डॉक्टर को, किसी अच्छे लॉयर को, और आप अपना काम आगे बढ़ाइए। तो ये चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम टैरो रीडिंग करते हैं। और क्या चीज है जो सामान्यतः अंतर है दूसरी विधाओं में और टैरो में? एनर्जी नॉट फेट। टैरो एनर्जी बताता है एक गिवन सर्कमस्टांसिस में कैसी चल रही है, और उससे ये पता लगता है कि क्या हो रहा है। टैरो को भविष्य बताने के लिए नहीं बनाया गया है, ये हमेशा ध्यान रखिए। वो बात अलग है कि जो बहुत अनुभवी हो जाते हैं, काफी लंबा समय निकाला है टैरो रीडिंग में, तो उनके पास ये विधा आ जाती है, योग्यता आ जाती है और की जा सकती है। लेकिन फिर भी हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एनर्जीज के बारे में बताने का सिस्टम है, फेट बताने का नहीं है। तो प्रिडिक्शन करना अवॉइड करना चाहिए, गाइडेंस करनी चाहिए, गाइडेंस ओवर प्रिडिक्शन। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इनसाइट एंड गाइडेंस रादर देन मेकिंग एब्सोल्यूट प्रिडिक्शन। और तीसरा है ये टूल फॉर रिफ्लेक्शन है। मतलब क्या? कि हमारे अंदर की जो ग्रोथ है, हमारे अंदर की जो कामनेस है, शांति है, जो हमारा ज्ञान का प्रादुर्भाव है, हमारी आध्यात्मिकता है, आदि इत्यादि, इन सब चीजों को बढ़ाने में इसकी सहायता लेनी चाहिए। तो उसको टूल फॉर रिफ्लेक्शन यूज करें तो इसका और अधिक समुचित उपयोग होगा। तो ये कुछ बिंदु थे जहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए एक टैरो काउंसलर होने के नाते, ताकि हम व्यक्ति जो हमसे सलाह लेने आया है उसके प्रश्नों का सही और समुचित उत्तर दे सकें।